Bebak Collective, a group with feminist views, working mostly with Muslim women's human rights issues, released a report entitled Social Suffering in a World Without Support. The report on mental health of Indian Muslims on 17th December. The panel included Hasina Khan, founder of Bebak Collective, Dr. Kamakshi Bhate, retired professor and doctor at KEM Hospital, Dr. Brunel D'Souza, professor at the Tata Institute of Social Sciences, Umara Zainab, researcher based in Delhi, and Dr. Geeta Thatra, who holds a PhD from JNU and has edited this report. मेरा नाम हसीना खान है, मैं बॉम्बे से हूँ और नारी आंदोलन ग्रुप के साथ में हम जुड़े हुए हैं और हमारा जो ग्रुप है जिसका नाम है बेबाक कलेक्टिव। बेबाक इज़ अ उर्दू वर्ड, इसके मीनिंग होते हैं बेखौफ समूह, बेखौफ समूह की आवाज़। और हमने पिछले लगभग 7-8 साल से एक फॉर्मल तरीके से पर इनफॉर्मल तरीके से हम 9-10 साल से महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और राजस्थान और बिहार के कुछ जगहों पर हम काम कर रहे हैं। ज़मीनी स्तरों पर मुसलमान समुदाय और अल्प समुदाय के साथ में हम काम कर रहे हैं और आज हम एक दूसरी रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं, सोशल सफरिंग इन द वर्ल्ड विदाउट सपोर्ट। ये एक्चुअली मुस्लिम और मेंटल हेल्थ के बारे में ये बात करेगी। हमने काफ़ी हेल्थ सेक्टर के लोगों से बात की कि क्या ये रिपोर्ट जो है इस देश की पहली रिपोर्ट होगी क्या। तो हमें नहीं पता कि ये पहली रिपोर्ट है या नहीं, लेकिन हमने बहुत पढ़ने की और हेल्थ सेक्टर से जो मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं उनसे बहुत सारी राय मशवरा ली, लेकिन हमें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जहाँ पे मुसलमानों के बारे में उनकी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कोई रिपोर्ट खुलकर निकल कर आई है। तो हम ये दावा नहीं कह सकते कि ये पहली रिपोर्ट है, लेकिन हमें कोई जानकारी मिली नहीं, इसलिए ये कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक भी नहीं होगा। पर हमने हमारी जानकारी में देखा कि लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, वो भी बहुत बड़े नंबर्स में नहीं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखा गया है। जब से 2014 से हमारे देश में जो जो सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, और जो अलग अलग स्टेट में जो उनकी अलाइंसेस है, उससे हमने ये देखा कि मुसलमान जो है वो एक लगातार मुसलमान कम्युनिटी पर एक लगातार जो हिंसा है, जो बार बार लिंचिंग के नाम से, जय श्री राम के नाम से, लव जिहाद और एंटी कन्वर्जन बिल के नाम से, खाने को लेकर, कपड़ों को लेकर, उनके पहनावे को लेकर, उनकी पहचान को लेकर जिस किस्म की हिंसा हम लोग बार बार देख रहे थे, हम लोग बार बार फेस कर रहे थे, वो हमारे लिए बहुत ही पेनफुल जर्नी रही है। हम सब के लिए रही है, शायद हम यहाँ के जितने साथी हैं, मीडिया साथी ने भी बहुत कवरेज किया है, तो हमारे लिए एक बहुत पेनफुल जर्नी रही है। और बार बार हम ये महसूस कर रहे थे कि क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बहुत सारी रिपोर्टें तो आई हैं, कम्युनल वायलेंस के बारे में रिपोर्ट आई है, रिहैबिलिटेशन पर बात हुई है, लीगल जस्टिस पे बात हुई है, कॉम्पोजिशन के बारे में बात हुई है, जिस तरीके का टारगेट और हिंसा हुई है उसके बारे में रिपोर्ट आई है। अलग अलग तरीके से कुछ सालों में इसके बारे में लोगों ने सर्वाइवर्स के कहानियाँ लिखी हैं, स्टेट का फेलियर लिखा है, कहाँ कहाँ पे सर्विसेज नहीं मिली है उसके बारे में लिखा है, कहाँ कहाँ पे सरकारों ने पुलिस ने जो एट्रॉसिटीज़ किए उसके बारे में लिखा है। लेकिन ये सब के साथ साथ में मुसलमान इस भय में, इस माहौल में वो अपने डर के साथ कैसे जी रहा है, वो कैसे उसका जो एक्सपीरियंस है, 1-to-1 का जो एक्सपीरियंस है उसकी फैमिली के साथ, उसके मोहल्ले वालों के साथ, उसके काम की जगह पर, उसकी कम्युनिटी में, उसको जो बार बार का जो एक्सपीरियंसेस आ रहे थे, वो एक्सपीरियंसेस जो है वो हम लोग नज़दीक से समझ रहे थे कि वो है क्या, और हम उसको नोटिस कर रहे थे, हम उसको रिकलेक्ट कर रहे थे। तो ये हमारे अनुभव में आया कि बार बार ये कम्युनिटी बार बार मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमें डर लगता है। पुलिस बेगुनाह लोगों को अरेस्ट कर रही है, तो उन्होंने बोला कि हम पुलिस वालों को अब कभी नहीं करेंगे। अलीगढ़ से एक एक्टिविस्ट थी सुमेरा करके, जिन्होंने अपनी दोस्त आफरीन फातिमा का घर बुलडोज होते हुए देखा था, तो उन्होंने बोला कि वो लॉ की पढ़ाई कर रही है, तो उनका जो एक फेथ होता
हुआ है कि इन द लीगल प्रोफेशन टू डू सोशल गुड फॉर पीपल, वो अब इतना कम हो गया है. देयर वाज दिस सेंस ऑफ एस्पिरेशन की मतलब हम ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं अगर इस पर मुसलमानों की मदद नहीं हो सकती है, अगर लॉ ही मुसलमानों के खिलाफ हो गया है. फिर बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि वो अपने बच्चों को जामिया जैसी जगहों पे अब नहीं भेजना चाहते हैं. एक तो क्योंकि वहाँ पे इतना स्टिग्मा अटैच्ड है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से, और दूसरा ये भी कि 2019 में जो अटैक्स हुए थे दिसंबर में ही, उसकी वजह से भी लोगों में डर है अपने बच्चों को वहाँ भेजने के लिए. There's a sense of institutional betrayal amongst people because of the law working in terms of disadvantaging them, or say for instance when they are penalizing the victims themselves. But beyond that, there's also a question that the law itself is turning violent. That is something which I think this study sort of brings to fore in a very important way, that our liberal ideas of belief in the legal system are somewhat getting shaken because of not just punitive laws or laws that are introduced to criminalize what is seen as anti-national or terrorist activity, but everyday law that is coming is also of penal nature. So that's something that I think this report introduces. There's an environment where women are closing themselves off. Their mobility is getting restricted. They are becoming too vigilant about their environment. So that kind of an experience came forth when we spoke to women. As the report says, targeting of women who wear hijab, very detailed is given. Muslim vendors who are victimized through economic boycott, all that will affect the family, and the fear psychosis will run through the family, and even maybe something has not happened, but even 3-4 people or 10 people are seen around, they remember all that that can happen, etc. It affects, and the entire family gets affected emotionally, economically, and socially, of course. The wage earners, if they get imprisoned or if the person dies, a real problem of food is there, and it will affect the children for development and the nutrition, and the women for during pregnancy or otherwise also. The way forward, I would also say that, we create systems of resilience, we create systems of hope, we create systems of collective action, and we create systems of resistance, because, there cannot be mental health without resistance, without challenging. And, while I also say there can be no mental health without justice, without rights, and without equal citizenship. So you may create all the services, but if the fundamental issues at stake are not addressed, then we're not going to. So when we are talking about mental health, we really, one is the service delivery, the training, the professionals, but how does one really work towards that society, which is, and we began with this title, a world without support, but I also want to say is that we will all be there in support and in solidarity. So it's not going to be a world without support, for we are there in this journey, and that is also part of the larger mental health response. मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक जुडिशल अप्रोचेस के साथ साथ में जो सरकारी सर्विसेज है वो बराबर मिलना चाहिए, और साथ साथ में ये नतीजे पर भी है कि जब तक कि स्टेट जो वायलेंस हुए हैं, जो हिंसा हुआ है, जो डिस्क्रिमिनेशंस है, जब तक कि वो हिंसा डिस्क्रिमिनेशंस को स्टेट अकाउंटेबल नहीं लेगा, उसके ऊपर काम नहीं करेगा, तब तक कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अपने काम की जगह पर, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जगह पर, अपने परिवार की जगह पर वो एक मजबूत स्वास्थ्य नागरिक नहीं बन सकता जब तक कि अगर सरकार जिम्मेदारी से काम नहीं करे. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.